औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो इसके टाइटल के अंदर लफ्ज़ पार्टिकल आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इकट्ठे मतलब कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते रहते हैं, जैसे कि पार्टिकल, बॉडी, रिजिड बॉडी, ये हम सुनते रहते हैं और हम इनको एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। आप पहले इनको इसके फ़र्क का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पार्टिकल, मैंने एक बात की पार्टिकल, ठीक है। दूसरी बात की मैंने बॉडी की, और तीसरी बात मैंने की रिजिड बॉडी की। तो सबसे पहले पार्टिकल क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है तो हम उसको अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है तो हम उसको एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन, उन इन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता तो हम इन दोनों को पार्टिकल कहेंगे। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर मौजूद हो तो हम फिर उसको क्या कहेंगे? हम उसको पार्टिकल नहीं कहेंगे, हम उसको बॉडी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एटम ले लें, वो उसके अंदर प्रोटॉन भी होगा, साइड पे इलेक्ट्रॉन भी होगा, मिलकर वो एक सिस्टम बना रहा होगा, ठीक है। तो वो एक बॉडी है, ठीक है। नो, व्हाट इज़ रिजिड बॉडी? अब रिजिड बॉडी क्या है? अगर मेरे पास एक बॉडी है अगर मेरे पास एक बॉडी है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उसमें एटम शैटम या कोई मॉलिक्यूल्स वगैरह मौजूद हैं, और यकीनन उनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी होगा, तभी तो उसका स्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो अगर मैं उसके ऊपर कोई डीफार्मिंग फोर्स लगाऊं, ठीक है, और उस फोर्स के नतीजे में इसके ऊपर फोर्स लगी और उसके नतीजे में इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, तो फिर ये जो बॉडी होगी, ये कौन सी बॉडी होगी? ये रिजिड बॉडी होगी। दैट्स ऑल अबाउट द पार्टिकल्स, बॉडी एंड रिजिड बॉडी। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में मज़ीद जब हम आगे जाते हैं तो हमें दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है, एक सेंटर ऑफ मास और दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मैं इनकी डेफिनीशंस आपको बोल रहा हूँ। आपने ये वीडियो के अंदर से सुनकर लिख लेनी है और बाद में उसको याद भी कर लेना है। सबसे पहले आप समझेंगे डेफिनीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो आप नोट फरमाएं जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनीशन। इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड अ बॉडी एट विच इट्स होल वेट एक्ट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास जी, the center of mass of a body is defined as the point inside or outside the body where its whole mass appears to be concentrated। याद रखिएगा, इट्स होल मास, ऊपर वो की डेफिनेशन में वेट है और नीचे जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है वो कह रहा है वेयर इट्स होल मास अपीयर्स टू बी कंसनट्रेटेड। आगे चलकर हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन करेंगे और हमें ये सारी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। डिफाइन सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल system show that the center of mass has zero acceleration in the absence of net external force। ठीक है जी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्लस आप इसमें ऐड कर लें, मैं आपको इसका सेंटर ऑफ मास का
एक्सटर्नल फोर्स के नतीजे में कितना एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, वो भी बता दूंगा। तो इसका आंसर हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप वही डेफिनेशन लिखेंगे जैसे कि इसने क्वेश्चन में कहा है। तो आप सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिख लेंगे कि उसके बाद आप हेडिंग देंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, हेडिंग दे देंगे। हम सपोज़ करते हैं कि ये एक रेफरेंस लाइन के साथ ये एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, और ये पहला पार्टिकल है जनाब, और ये आपके पास दूसरा पार्टिकल है। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से x1 है और इसका डिस्टेंस यहाँ से x2 है। ठीक है, फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं, और रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का xcm, और ये दोनों पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस पड़े हुए हैं। ठीक है जी, दोनों पार्टिकल्स का जो मास है m1 प्लस m2, जब ये सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाइड होगा, सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड होगा, तो ये इफ़ेक्टिव डिस्टेंस हम इसको कहेंगे। ये इक्वल होता है मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, और फर्स्ट मोमेंट क्या होता है x1 इंटू दी m1, और सेकंड पार्टिकल का फर्स्ट मोमेंट क्या होगा जी आपके पास प्लस x2 m2। ठीक है, तो इस तरह से करके हम एक इक्वेशन टू पार्टिकल सिस्टम की लिख सकते हैं। यानी ये जो आपके पास इफ़ेक्टिव डिस्टेंस है, टोटल जो मास ऑफ द सिस्टम है, दैट इज़ इक्वल्स टू दी फर्स्ट मोमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड मोमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो ये जो आपके पास दोनों मैसेज हैं, ये पूरे सिस्टम का मैस है, तो हम इसको कैपिटल M लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं, और इन टू दी XCM लिख सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास हो गया, और इसको m1 पहले लिख लेते हैं, x1 प्लस m2 x2। अब क्या करें, अब इस m1 को उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा XCM 1/m m1 x1 प्लस m2 x2। नेक्स्ट क्या है जी आपके पास, ये अब सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन आ गई है, सेंटर XCM डिस्टेंस की इसकी इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी ले सकते हैं। ठीक है, टाइम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, टाइम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dxcm बाय dt इज इक्वल टू दी 1/m इंटू डी बाय dt mx1 प्लस m2 x2। ये जो चीज़ बनेगी ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाएगी, और आपके पास 1/m, ये डेरिवेटिव जब अंदर जाएगा तो ये कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा m1, और इसका जो डेरिवेटिव है वो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल, दैट इज़ वेलोसिटी नंबर 1 पहले पार्टिकल की, और इसका जो है ये m2 कांस्टेंट है, और dx2/dt जो है ये वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी के बाद हम नेक्स्ट फिर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ये लिया था इसका, अब वेलोसिटी का लेंगे तो वो बन जाएगा dvcm बाय dt इज इक्वल टू दी 1/m d बाय dt ऑफ द होल ब्रैकेट, ये वाली सारी ब्रैकेट इधर। ठीक है जी, अब टाइम बचाने के लिए ये जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दी 1/m। अब डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो m1
एज इट इज़, वेलोसिटी का v1 का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन नंबर 1 और प्लस m2 और वेलोसिटी का डेरिवेटिव, मतलब आप इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे इधर, ठीक है, दैट इज़ a2। ठीक हो गया जी। अब जनाब आपके पास क्या बनेगा, आप कहेंगे, अब जी आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई है, आपने अपना ये कहना है कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक बॉडी है और उसके अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये एक सिस्टम बन गया। इनके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। अंदर से ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज़ एफ 2 1, और ये वाला पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज़ एफ 2 1। ठीक है जी, ये दो फोर्सेस लग रही हैं जो पार्टिकल एक दूसरे को ऊपर लगा रहे हैं। और ये आपने याद रखना है कि ये जो सिस्टम के अंदर से जो फोर्सेस लग रही होती हैं ये ट्रूली एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं और बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, तो इनका सम जो होता है वो ज़ीरो होता है। यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर आप गौर करें तो ये न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू दी एम ए होता है, तो ये आपके वो फोर्स है जो पार्टिकल 2 ने लगाई है 1 के ऊपर, और ये वो फोर्स है जो पार्टिकल 1 ने लगाई है 2 के ऊपर। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ मैं ये कह सकता हूँ कि F12 या F21 दोनों में से कोई एक ये बराबर होगी F12 के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो F21 की जगह पर अगर मैं ये चीज़ रख दूँ इधर, तो एक्सेलरेशन जो है वो 1/m F12 प्लस माइनस F12, इसके मुताबिक न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे, इसके ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ओवरऑल आपका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो आ जाएगा। सो finally you can say that in the absence of external force, acceleration of center of mass is equals to the zero and its velocity is constant, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन ज़ीरो है। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी सिस्टम के ऊपर। अच्छा, हम इसका ना फर्दर भी इसको देख सकते हैं, जब सिस्टम के ऊपर जब बाहर से फोर्स कहीं से लग रही है, जब एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो हमारे पास ये m1 है, ये m2 है, और इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है और इसके ऊपर भी फोर्स लगी है। ये F एक्सटर्नल नंबर 1 है और ये F एक्सटर्नल नंबर 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इसको भी समझ लें, अगर फोर्स लग रही हो तो तब क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है, फोर्स लगेगी तो इसमें एक्सेलरेशन a1 पैदा होगा और इसमें एक्सेलरेशन a2 पैदा होगा। ऑलरेडी सिस्टम के अंदर से भी फोर्सेस लग रही हैं, ये वाला इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो F12 लगा रहा है और ये वाला जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो F21 लगा रहा है। ठीक है, तो नतीजतन ये दो फोर्सेस लग रही हैं और ये एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, और ये दो फोर्सेस लग रही हैं और ये वाला हमारे पास एक्सेलरेशन। तो मैं लिख सकता हूँ F एक्सटर्नल 1 जब लगी, ठीक है, तो m1 के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ a1 प्लस सिस्टम के अंदर से जो फोर्स लगी वो भी जो 2 ने लगाई 1 के ऊपर, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली फॉर पार्टिकल नंबर 2 F एक्सटर्नल 2 हो जाएगा, जो सिस्टम के अंदर से फोर्स लगी और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, समेशन नेट F एक्सटर्नल हो जाएगा,
और ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये F12 प्लस F21, ये न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। आपके पास M1A1 प्लस M2A2 आ जाएगा। तो नेट जो एक्सटर्नल फोर्स लगी है उसके नतीजे में जो अब पूरे सिस्टम में दो ही तो मैसेज हैं, उनको मैंने कैपिटल एम कर लिया है, और पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स के नतीजे में सेंटर ऑफ मास में जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ वो ये है ACM, और यकीनन इसके सेंटर ऑफ मास की फिर कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। इस वक्त वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी मौजूद है और उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी चल रहा है। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। कल हम इसी टॉपिक की एक्सटेंशन करेंगे फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।